की एस्पिरेंट हूँ, उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया। कहते हैं अति के बाद अंत होता है, और यूपीएससी ने अभी तक इतनी गलतियां की है कि अब वो समय आ गया है कि इस गलतियों का, इस अति का अंत जरूर होना चाहिए। और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि 2015 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग कर दिया गया। यानी कि अब जितने भी छात्र हैं उनको 200 में से सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने हैं। सोच के आपको लग रहा होगा कि 33% ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन आज के समय वो 33% जो है वो एक सामान्य छात्र के लिए या फिर जो एक सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए भी इतना मार्क्स लेकर आना एक माउंट एवरेस्ट की चोटी के चढ़ने के समान हो चुका है। खास तौर पे जो हिंदी माध्यम से हैं और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए आज के समय पे ये पेपर क्रैक करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल गैजेट में ये लिखा हुआ है कि क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी। अब जो अभ्यर्थी है उसी स्तर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार यूपीएससी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हमारे पास लगभग जब पेपर में हम गए तो हमें समझ में आया कि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो इस स्तर के थे जो एक आम विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर सकता था। और बाहर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद हमें समझ में आया कि असलियत तो ये थी कि सिलेबस से बाहर के स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए, और ऐसे क्वेश्चंस लगभग कुछ 25 से ऊपर थे। अब हमारे साथ हमारे एडवोकेट साकेत जैन सर है और एडवोकेट उमेश सर भी है। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन फाइल करी है और यही हमें रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वहां पर। लेकिन इस साल जितना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ उससे हर एक अभ्यर्थी आज ये पूछने के लिए मजबूर है, क्या ये अभ्यर्थी के लिए अमृत काल की सौगात है? क्योंकि अब यूपीएससी से और यूपीएससी के इस अन्याय से हर एक अभ्यर्थी परेशान हो चुका है। यूपीएससी कहता है हम स्किल्स और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये पेपर लेते हैं। इस साल का जो पेपर था उसके लिए अभ्यर्थी ये पूछने के लिए मजबूर हो गया है, क्या यूपीएससी के मेंबर्स खुद, क्या यूपीएससी के एग्जामिनर कंट्रोलर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्या ये पेपर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पास करके दिखा सकते हैं तय समय सीमा में? ये हम सब अभ्यर्थियों की तरफ से उनको ओपन चैलेंज है कि आप तय समय सीमा के अंदर इस पेपर को सॉल्व करके दिखाइए। एक सबसे बड़ी विडंबना है 2022 में जिस अभ्यर्थी ने सिविल सेवा परीक्षा की सीसैट एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करा, तो उसके लिए यूपीएससी कहता है कि इसके अंदर एप्टीट्यूड है, बुद्धि है। लेकिन 2023 में वही विद्यार्थी जब पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने सवालों के कारण सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो एक ही वर्ष में उस अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी ये भी घोषणा पत्र जारी करता है कि इस अभ्यर्थी के पास एप्टीट्यूड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक मापदंड तो होना चाहिए ना। एक साल एक अभ्यर्थी को कहा कि उसके पास एप्टीट्यूड है, दूसरे साल उसी अभ्यर्थी को कहा कि आपके पास तो एप्टीट्यूड ही नहीं है। और आज बात यहाँ तक पहुंच गई है कि किसी विद्यार्थी की यदि जनरल स्टडीज के पेपर में 120 मार्क्स हैं तो जरूरी नहीं कि वो विद्यार्थी पेपर मुख्य परीक्षा में बैठेगा, लेकिन 75 मार्क्स वाला अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स के सवाल आने चाहिए, उसको एप्टीट्यूड उसका क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस एप्टीट्यूड में ये जो सीसैट है ये शुरू से ही बहुत विवादों से घिरा हुआ है। आप सबको बताना चाहूंगी कि 2010 में जब सीसैट नहीं था उस समय यही पेपर में मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे सिविल सेवा परीक्षा में लगभग मुख्य परीक्षा में 4200 के अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से बैठते थे। जैसे ही अगले साल 2011 में हिंदी माध्यम के सीसैट पेपर आया तो हिंदी माध्यम के जितने अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 4200 से घटकर लगभग 1700 हो गई। और ये हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है कि यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से हमने पूरा डेटा क्लेम करा है। और आपको बताती हूँ कि हमने कितना प्रोग्रेस करा है। आज के समय 2021 में जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी की महज 470
पे सिमट के रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहते, हिंदी हमारी मातृभाषा, उसके बाद हिंदी भाषियों के साथ इतना अन्याय क्यों? क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी भाषी या अन्य भाषाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? और वहीं जो हिंदी भाषा में बैठने वाले विद्यार्थी थे, उनकी जगह इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों ने ली है। बात ये उठती है, ये अमृतकाल है, ब्रिटिश राज ने। इस बात को हम सबको और हमारी सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि जब हमारी सरकार कहती है कि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को प्रोत्साहन करना है, लेकिन जब यही बात यूपीएससी में आती है, उस परीक्षा की आती है जहां से टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस, आईएफएस, आईपीएस चूज करे जाते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ एक विद्यार्थी, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी से प्रतिस्पर्धा कर सके? क्या रीजनल लैंग्वेज से कोई तमिल मीडियम का, कोई कन्नड़ मीडियम का, मराठी मीडियम का अभ्यर्थी, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर सके? या फिर जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से बना दी गई है कि जानबूझ के या प्रारंभिक स्टेज पे ही हिंदी माध्यम के और अन्य भारतीय भाषाओं के जो विद्यार्थी है वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उदाहरण के तौर पे इस बार सीसैट के पेपर में सेट डी क्वेश्चन नंबर 74 में डेटा का हिंदी ट्रांसलेशन तक लिखा हुआ है। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। अब जरा ये मुझे जितने भी हिंदी विद्वान हैं हमारे देश में, वो खुद बताएं कि डेटा का ट्रांसलेशन हिंदी में दत्त कैसे हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के खिलाफ एक ऐसी मिथ बन गई है, एक ऐसी मनोदशा बन गई है कि यूपीएससी खुदा है और कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन आज हम सब विद्यार्थी आपको ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी ने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और हमारी पहली डिमांड यही है कि जो यूपीएससी ने इस बार का पेपर लिया है सीसैट का, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि यूपीएससी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2019 में खुद सरकार को ये कहा था कि सीसैट के पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं कि क्यों कैंसिल कर दिया जाए। और आज वही समय है कि यूपीएससी ने अपना दोहरा मापदंड अपनाया है। एक तरफ तो कहते हैं कि कैंसिल कर दिया जाए पेपर को, और दूसरी तरफ वही पेपर का स्टार्ट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जनरल स्टडीज का जो पेपर था इस बार इस प्रकार के क्वेश्चंस, ऑप्शंस इसमें आर्बिट्री, वीक एंड इरैशनल ऑप्शंस बनाए गए हैं जो कि यूपीएससी के मापदंड से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और इस पेपर की भी हमारी डिमांड है कि इस पेपर की भी जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसी पेपर के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये देश का भविष्य होता है। और आज जब हम अभ्यर्थी इस पेपर के जरिए सेलेक्ट होके जाते हैं और हम देश का भविष्य बनाने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, तो इसमें बहुत जरूरी है कि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे। साथ ही साथ आप सबको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसको समझकर तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया। उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की आंसर की 1-1.25 साल बाद आई है अब जाकर, और उसके बाद अभ्यर्थी को पता चलता है कि उस आंसर की में इतने सारे सवाल तो गलत थे। अब अभ्यर्थी आज पूछते हैं ये सवाल कि यूपीएससी की तो एक्सपर्ट कमेटी है, तो जब यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी है, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है? पहले तो आप 1 साल बाद आंसर की निकालते हैं, उसके बाद उस आंसर की में भी इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि गलत दिए गए हैं, और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। हमारी रिसर्च टीम ने ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, और उसके लिए रिसर्च हमने करी है। अभी हम आपके साथ गूगल ड्राइव लिंक शेयर करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उस पर अपलोड करे हैं। एक सवाल है जिसमें ये कहा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से अ पर्सन कुड बी अ स्लेव अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट।
अब इस पे हमने बहुत रिसर्च करी है, इवन गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो यही कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यूपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से और यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने चाणक्य यूपीएससी में है जो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट गलत है, जब सारे रिसोर्सेज सारे सोर्सेज आज ये कहते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यूपीएससी क्यों ये कहती है कि ये स्टेटमेंट गलत है? और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेटमेंट पे कार्यवाही कब होगी? आपने तो पिछले साल साहब रिजल्ट निकाल दिया, मेंस में मुख्य परीक्षा में भी बच्चे बैठ गए और कम से कम ऐसे 7 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन जिसपे ड्रॉप करा गया है, 6 क्वेश्चन जिसकी आंसर की बिल्कुल गलत दी गई है। तो अगर इस 7 क्वेश्चन को भी देखा जाए तो लगभग 14 मार्क्स बैठते हैं। ये वो सवाल है जिसमें ये वो प्रतिस्पर्धा है जिसमें पॉइंट कुछ मार्क्स से अभ्यर्थी अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में यूपीएससी जैसी संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो ऐसा काम कैसे कर सकती है कि वो अभ्यर्थियों के हितों को ताक पे रखते हुए ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ सीसैट के पेपर में 2021 में एक क्वेश्चन के लिए यूपीएससी ने एक सवाल के 2 उत्तर मांगे, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया। तो कभी यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी की मर्जी होती है तो एक सवाल के 2 जवाब मान लिए और कभी वही उनकी मर्जी होती है तो ड्रॉप कर दिया। कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी है या नहीं है? जब यूपीएससी खुद एक संवैधानिक संस्था है तो उनके ऊपर इस चीज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करे। लेकिन आज हम सब अभ्यर्थी अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी फेल होता है तो वो सोचता है कि शायद हमारी तैयारी में कमी रह गई होगी और इसलिए ये सब हुआ, लेकिन आज उसे पता चलता है यूपीएससी की आंसर की 1 साल बाद जब आती है कि वास्तव में तो ये था कि उसकी गलती नहीं थी, इसमें तो यूपीएससी की गलती थी। और आज अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि वास्तव में यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के साथ फ्रॉड कर दिया। ये आज के समय की रियलिटी है। हमारे पूर्वजों ने जब संविधान बनाया, किस लिए बनाया? कि आज एक संवैधानिक संस्था हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ करते। इसी के साथ साथ जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, आज वो यही चाहते हैं कि जीएस के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी बने। और हमारे साथ अभी इस समय सुभाष जी भी हैं, वो अपनी बातें और रखेंगे साथ में। नमस्कार मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सीसेट के इशू के बाद एक बहुत ही गंभीर इशू है जिससे आप लोग अवगत हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। 2020 और 21 में कोरोना नामक महामारी आई, आप सबको पता है। उस समय देश में परिस्थितियां क्या थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे कोचिंग संस्थान बंद थे, हम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे, हमारे पास अध्ययन सामग्री नहीं थी, हमारे पास गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी और स्थितियां इतनी बुरी थी कि भारतीय रेल जो आज तक कभी बंद नहीं हुई, भारतीय रेल का भी चक्का जाम हो गया था। ये स्थिति की भयावहता को बताता है। गंगा में तैरती लाशों को किसने नहीं देखा है? तो हम छात्र वर्ग भी उससे अछूते नहीं थे। हमारे ऊपर भी कोरोना महामारी का उतना ही असर हुआ जितना बाकी के ऊपर हुआ, लेकिन सरकार ने हमारे दर्द पर अब तक मरहम लगाना उचित नहीं समझा। सरकार ने अलग अलग वर्ग को, अलग अलग सेक्टर को राहत पहुंचाई है, लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाला जो छात्र वर्ग है वो अब तक राहत से छूटा है। हम लोग परीक्षा, उस समय की जो परिस्थितियां थी देश में, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करके और हम परीक्षा को क्रैक भी करें। इसलिए उस समय छात्र वर्ग परीक्षा देने के मूड में नहीं थे। हम चाहते थे कि सरकार इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दे, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब परीक्षा का पुनरायोजन कराया जाए। लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया, लिहाजा हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ एक रीट याचिका डाली गई। उसमें सरकार ने जो हलफनामा डाला, उसमें सरकार ने कहा कि
हमारी परीक्षा से संबंधित जो समस्त तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यदि इस समय हम परीक्षा को रद्द करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसलिए परीक्षा तो रद्द नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों का ये आखिरी अवसर है उनको हम फिर से एक अतिरिक्त अवसर देने पर विचार करेंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। मजबूरन हम लोगों को एग्जाम देने में बैठना पड़ा, क्योंकि जिनका वो आखिरी अवसर था, यदि एग्जाम में नहीं बैठते तो वैसे भी अवसर खत्म ही हो जाता। तो हम आधी अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठे और बहुत सारे लोग जो है पीटी पास नहीं कर पाए, पीटी के स्तर पर ही डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन सरकार के समक्ष हम लोगों ने बार बार अपनी मांगों को रखा, मल्टीपल टाइम्स हमने पीएमओ में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, ये सब सारी फाइलें हैं हमारे पास, लेकिन सरकार ने अब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि जो संसद की समिति होती है, हर विभाग की एक संसदीय समिति होती है, तो यूपीएससी आता है डीओपीटी के अंतर्गत। डीओपीटी की जो संसदीय समिति है जिसको सुशील कुमार मोदी जी चेयर करते हैं, उस समिति की 112वीं रिपोर्ट आई 2022 में। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी से यूपीएससी के छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, अतः सरकार इसकी भरपाई के लिए इन्हें अतिरिक्त अवसर और तदनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करे। केंद्र सरकार ने भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में राहत दी है, जैसे कि एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। एसएससी जीडी में जो दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन, ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। मैं रिलेवेंट पार्ट को पढ़ना चाहूंगा, इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of candidates as one-time measures for this recruitment. सरकार ने एसएससी जीडी को दिया, एसएससी सीजीएल में एज रेकनिंग पॉलिसी को बदला, जिससे भी बहुत सारे छात्र लाभान्वित हुए। अग्निपथ स्कीम में आर्मी अभ्यर्थियों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, आईआईटी में दिया गया, सीए एग्जाम में दिया गया। लेकिन यूपीएससी के छात्रों ने कौन सा गुनाह किया है? हमें राहत से अछूता क्यों रखा गया है? जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो भी संवैधानिक संस्था है। 18 से ज्यादा राज्यों ने अपने यहाँ लोक सेवा आयोगों में जो है वो दिया है, छूट दिया है। उसके लिए भी मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकिन यूपीएससी के छात्रों को अब तक कोई छूट नहीं मिली है। इसको लेकर के हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका डाली गई, अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जिसमें छात्रों को अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट देने की बात की गई है, सरकार उसको मद्देनजर रखते हुए इन छात्रों को राहत दे और 2 सप्ताह के भीतर इनकी मांग जो है उसको विचार करे। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कर रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, बस मैं कुछ सेकंड में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द कमिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट COVID-19 हैज कॉज्ड अनटोल्ड एगोनी एंड insurmountable sufferings to many. The whole of India had come to a standstill. Lives and livelihoods got disrupted, and the student community was also adversely affected. Keeping in view of the hardship faced by the student community during the first and second COVID wave, and this is your case, the committee recommends the government to change its mind and grant extra term with corresponding age relaxation. ये डीओपीटी की रिपोर्ट है। इसको सुप्रीम कोर्ट अरिजीत शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट करते हुए कहता है कि सरकार इसको 2 सप्ताह में विचार कर ले, लेकिन सरकार इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दे रही है। कोर्ट का जो रिलेवेंट पार्ट में पढ़ना चाहूंगा, कोर्ट क्या कहता है। इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वी डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन विद डायरेक्शन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी to re-examine the representation made by the petitioners and similarly placed person afresh and take appropriate decision as may be within 2 weeks. लेकिन जो माननीय मंत्री जी हैं, संबंधित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो सदन में भी बार बार गलत बयान देते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इसके कारण हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ मैं फैक्ट रख रहा हूँ, आपके साथ गूगल ड्राइव से सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं कि कहाँ कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट तो कह रहा है कि आप इस पर विचार करिए। एक दूसरा मामला गया था अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कोर्ट कह रहा है कि आप ले लिए विवक्षीय छात्रों के लिए, लेकिन सरकार इसकी भी नहीं सुन रही है। हमारे
समर्थन में हमारी जो मांग कितनी जेन्युइन है, हमारे समर्थन में लगभग 150 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को चिट्ठियां लिखी है। इतने सांसदगण यदि प्रेजेंट टाइम वोटिंग से सदन में वोटिंग करते तो कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी मांग पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आईओसी जी ने सीसेट की बात कही है, उसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। साजिश के तहत कोविड और सीसेट को आप लोग अलग करके मत देखेंगे। 2020 से ही कोरोना पैंडेमिक आई और 2020 से ही साजिश के तहत सीसेट के पेपर को इतना टफ बनाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, जो गैर अंग्रेजी भाषी छात्र हैं या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। यूपीएससी की जो 72वीं रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि 2020 में हिंदी माध्यम के केवल 470 लोग पीटी पास कर पाए और 2021 में वो संख्या और घट करके केवल 2020 में 486 लोग पास कर पाए पीटी और 2021 में वो संख्या और घट के 470 पर आ गई। तो और ये 72वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो टोटल रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें 64.9 इंजीनियर हैं, 7.9 साइंस बैकग्राउंड के हैं और 4% चिकित्सा बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के। इन सबको क्लब कर देने पर 77% लोग केवल तकनीकी बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो मतलब सिविल सेवा में सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी केवल 23% लोग जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, भारत एक विविधता वाला देश है, भारत की विविधता का क्या होगा? आपकी जो भाषा होती है, आपकी जो आप जिस भूगोल में रहते हैं, आपकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसका आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज भी भारत में लगभग 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। ऐसे लोग के पास उतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजें, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि आज भी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी नहीं पता है। ये बच्चे जैसे तैसे 10वीं पास करते हैं और उसके बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। यूपीएससी कहता है कि हम 10वीं क्लास का मैथ्स पूछते हैं सीसेट में, लेकिन उसमें कैट का और आईआईटी जेईई के सवाल डाले जा रहे हैं। अब बताइए कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र है वो कैसे इन सवालों को टैकल कर पाएगा? तो हम तो मान के चल रहे हैं कि जो यूपीएससी पहले हुआ करता था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अर्बन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनते जा रहा है। निगवेकर समिति की बात मैं करना चाहूंगा, जो सीसेट से रिलेटेड है। ये सरकार की बनाई समिति है, हमने नहीं बनाया है, सरकार की समिति है। निगवेकर समिति कहती है कि ये निगवेकर समिति की रिपोर्ट है कि सीसेट की विसंगतियों को देखते हुए निगवेकर समिति ने कहा था कि यह शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। यूपीएससी ने 2019 में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें भी यूपीएससी ने सरकार से कहा कि आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, सीसेट को स्क्रैप कर दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। एक आरएसएस की संस्था है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसने भी सरकार से अनुरोध किया है कि सीसेट को आप हटा दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ये इनजस्टिस हो रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ। आगे जो एक और भी बड़ी समस्या है यूपीएससी में, वो है ट्रांसलेशन को लेकर के। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो अंग्रेजी में तैयार होता है, उसको हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेशन में क्या है कि सब जो क्वेश्चन का एसेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ये 2020 का जीएस का पेपर है, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 67। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में लिखा जा रहा है असहयोग आंदोलन, जबकि असहयोग आंदोलन के लिए सही ट्रांसलेशन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दोनों घटना अलग अलग है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सही ट्रांसलेशन होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों अलग अलग घटना है इतिहास में। एक 1920 में शुरू होती है, एक 1930 में शुरू होती है। अब बताइए कि जो बच्चे हिंदी का क्वेश्चन पढ़े होंगे और सविनय अवज्ञा के हिसाब से अपना उत्तर आंसर टिक किए होंगे, उनके साथ इनजस्टिस हुआ कि नहीं? जहां पॉइंट में लोग बाहर हो जाते हैं, वहां एक क्वेश्चन किसी का अगर आपके ट्रांसलेशन के कारण गलत हो रहा है। पॉपुलेशन अंग्रेजी का एक शब्द है जिसके लिए हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है जनसंख्या, लेकिन यूपीएससी इसको समष्टि लिखता है। तो ये ट्रांसलेशन की जो समस्या है, इसके लिए भी आरएसएस से जुड़ी जो समिति है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, इसने भी 2019 में इसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया है कि आप जो मूल प्रश्न पत्र है उसको हिंदी में बनाइए
और फिर उसका अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, ताकि जो इसेंस है उसका इसेंस खत्म ना हो। क्योंकि भारत में क्या है कि पढ़ाई लिखाई की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा आज भी हिंदी ही है। मैक्सिमम लोग आज भी हिंदी में ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ हम सब लोग अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम में हुए, लेकिन बोलचाल बातचीत करने में हिंदी में ज्यादा सहज होते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी हिंदी के सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आपका हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसा है, आप मंगल ग्रह से शब्द ला के डाल रहे हो। हम शब्द सीखते कहाँ से हैं? अखबारों के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से। लेकिन आप पेपर के भीतर जो शब्द हिंदी के डाल रहे हो वो हम एग्जाम से पहले कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो सरकार ट्रांसलेशन की समस्या पर भी ध्यान दे। एक मांग है, एक जो समस्या है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है लेटरल एंट्री की। 2018 से सरकार लेटरल एंट्री को औपचारिक रूप से लागू कर रही है। लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि चयन की जो प्रक्रिया है सिविल सेवा में वो कंपटीशन के थ्रू होता है। कंपटीशन के थ्रू सिविल सेवा परीक्षा नाम होता है। सिविल सेवा परीक्षा के नाम थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है लोगों का। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को न मानते हुए सीधे जब किसी को संयुक्त सचिव के पद पर ला रही है उसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। वो लोग 5 साल के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 साल के बाद फिर चले जाते हैं। अब यहाँ नमस्ते, मैं हनुमंत लाल पटेल हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और दृष्टिबाधित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और मैंने 2023 सिविल सर्विस परीक्षा में भाग लिया था और सिविल सर्विस परीक्षा में यह निश्चित है कि GS1 से मेरिट बनेगा। GS2C सेट में 33% क्वालिफाइंग रखा गया है। और यह अवगत कराना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित छात्र को भी 33% लाना है, तब वह मेंस के लिए अपेयर होगा। और मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा कि UPSC ने जो अपना सिलेबस डिसाइड किया है कि 10th लेवल का होगा, लेकिन इंडिया में 99% स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ाया जाता है। तब हम लोग 10th लेवल का मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जबकि ना हम लोग पढ़ सकते हैं ना ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट पेन पेपर यूज किए बिना हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग? और फिर UPSC कहता है कि दृष्टिबाधित वर्ग के स्टूडेंट भी 33% मार्क्स लाएं। हम ये नहीं कहते कि हम लोग के अंदर स्किल्स नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेसिक सवाल पूछे जाए तो हम लोग भी ला सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ करके और इतना जटिल पेपर सेट करके कहीं न कहीं दृष्टिबाधित वर्ग को उपेक्षित किया जाता है। और UPSC की रिपोर्ट कहती है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 79 सीटें अभी भी दृष्टिबाधित वर्ग को मिलाकर खाली हैं। तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? यह सीट कैसे भरी जाएंगी? क्या केवल पेपरों में रह जाएगा या कि हम लोग का प्रतिनिधित्व भी हो पाएगा? सर, मैं गवर्नमेंट से यह अपील करना चाहूँगा, UPSC से यह अपील करना चाहूँगा कि वे दृष्टिबाधित वर्ग के साथ साथ हर दिव्यांग वर्ग को उपेक्षित ना करें, क्योंकि हम आपसे दया नहीं चाहते, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। हमें अवसर चाहिए। हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट के रूप में इंडिया को सर्व कर सकें। केवल CSET के माध्यम से हमारी स्किल पर संदेह ना उठाया जाए। हमारे अंदर वह काबिलियत है कि हम CSET को भी कर सके, लेकिन उसकी भी एक दायरा होना चाहिए। और बाकी GS को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे CSET को भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी में यह UPSC से निवेदन करना चाहूँगा कि वे दृष्टिबाधित वर्ग के साथ साथ हर दिव्यांग वर्ग की इस समस्या पर ध्यान दें और हम लोग के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार करते हुए CSET में या तो कट ऑफ कम करें, जैसा कि हमसे पहले लोगों ने अपील की, या तो फिर पेपर को
जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि दृष्टिबाधित वर्ग के लिए केवल 8th क्लास तक मैथ पढ़ाया जाता है, उसी के अनुसार अपना पेपर डिजाइन करें, या कि फिर हम लोग को भी अवसर प्रदान करें जिससे हम लोग भी ब्यूरोक्रेसी में अपना स्थान प्राप्त कर सके, क्योंकि हम भी भारत के जनसंख्या का हिस्सा हैं और हम भी भारतीय सिविल सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद। केवल स्टूडेंट वर्ग को ही इससे हानि नहीं है, हमारे लिए तो चलिए हमारे लिए जो कुछ रिक्तियां हैं वो कम, कुछ वैकेंसी कम आएंगी, लेकिन इससे राष्ट्र को, देश को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ हितों के टकराव का मामला बन रहा है। वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र का अभी भी उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, जबकि सरकार का उद्देश्य होता है जनहित को अधिकतम करना। तो वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, 5 साल के लिए सरकार में आए हैं, जिनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, वो 5 साल यहाँ काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद में मुझे फिर कहाँ जाना है। तो वो जहाँ उनको जाना है 5 साल बाद और जहाँ से आए हैं उसी की बुनियाद इन 5 सालों में वो तैयार करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा से जो चयनित होकर के लोग आते हैं उनके पास प्रशासन की जमीनी हकीकतें पता होती है, बारीकियों को जानते हैं, और 17 साल की सेवा के बाद कोई संयुक्त सेक्रेटरी के, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है, लेकिन आप सीधे किसी को ला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। तो हमारी मांग है, अब हम अपनी मांगों पर आते हैं। हमारी मांग है कि सीसेट और कोविड इन दोनों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारे सपनों का कत्ल किया है। इसलिए सरकार जैसे बाकी एग्जाम में राहत दी है, वैसे सीसेट और कोविड से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2023 में और 2024 में और 25 में हमें 2 अतिरिक्त अवसर और उसके अनुसार आयु सीमा में छूट दे। उन सभी छात्रों को जो 2020, 21, 22 और 23 में परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल थे, उन सबको ये अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दी जाए। लेटरल एंट्री को या तो समाप्त किया जाए या इसमें पारदर्शिता लाया जाए और इसमें सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा जाए। अब हमारे साथ हमारे दिव्यांग भाई हनुमान जी हैं। 2023 के पेपर में ये भी अपीयर किया था इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सीसैट का पेपर हम एक समावेशी समाज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था?